And now, I would like to call upon Dr. Sudhanshu Trivedi ji, a prominent politician and former professor who brings with him a wealth of knowledge. दोस्तों, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी का। इस सभागार में उपस्थित आदरणीय श्री प्रसाद लाड जी, सदस्य विधान परिषद महाराष्ट्र, श्री गिरीश कुलकर्णी जी, इस कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक श्री विश्वनाथ पटनायक जी, श्री शांतनु जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित धर्म पिपासु बहनों और भाइयों, today we are here in this program of Temple Connect, and if I would like to translate this word Temple Connect into Sanskrit or Hindi, it will be लाइक देव स्थान संयोग, और इसको एब्रीवेट कर दें तो देव योग हो जाता है। तो मैं मानता हूं कि हम सब देव योग से यहां पर आए हुए हैं, और यह भी कितनी सुखद अनुभूति है कि यह काशी की पुण्य भूमि, और काशी की पुण्य भूमि में यह रुद्राक्ष सभागार, जब हम इसके प्रति एक भाव मन में रखते हैं तो क्या भाव उत्पन्न होता है। ऐसी एक जनश्रुति है, एक कथा है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहां से हुई थी। भगवान शंकर के आंखों से जो आंसू गिरे थे उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति मानी जाती है। और वो आंसू क्यों गिरे थे? ये माना जाता है कि 3 उनके भक्त राक्षस जो थे, जिन्होंने त्रिपुर बसाए थे, और वो त्रिपुर अंतरिक्ष में चलते थे, और उनको वरदान था कि वो तीनों पुर एक ही साथ ध्वस्त हो सकते हैं और सिर्फ शंकर जी के बाण से ही ध्वस्त हो सकते हैं। और वो 30,000 वर्ष में केवल एक क्षण के लिए एक सीध में आएंगे। तो सब देवताओं ने जब उनसे आग्रह किया कि भाई बहुत वो लोग कष्ट दे रहे हैं, तो शंकर जी ने उनको संहार तो कर दिया, परंतु उन्हें वेदना हुई कि मेरे ये भक्त थे, और उस कारण से उनकी आंख से जो आंसू निकले, ऐसा एक जनश्रुति है कि वो रुद्राक्ष माने जाते हैं। अब इस घटना से आप समझिए कि जस्ट 100 years back it was considered as a mere story. Now if you can imagine, if 3 satellites can be established and their rotation period can be programmed in such a way that they come in one line only for a small fraction of second over a period of लार्ज स्पैन ऑफ टाइम, आज ये बात थोड़ी लॉजिकल लगती है। 100 साल पहले ये बातें थोड़ी मुश्किल लगती थीं। और यह भी माना जाता है कि जो उनके आंख से आंसू गिरे थे, उनसे जो सरोवर बना, वो कहां पर है? वो पाकिस्तान के कटास राज्य में है। सो व्हेन वी से that we bow our head with reverence here in front of Kashi Vishwanath. That's how the Temple Connect, I would like to say, since I work mostly in the social and political field. तो जब आप श्रद्धा से अपना सर काशी विश्वनाथ में झुकाते हैं, तो आपकी वही श्रद्धा अमरनाथ से भी जुड़ जाती है, वही श्रद्धा रामेश्वरम से भी जुड़ जाती है, वही श्रद्धा सोमनाथ से भी जुड़ जाती है, वही श्रद्धा त्रयंबकेश्वर से भी जुड़ जाती है, और वही श्रद्धा पशुपतिनाथ से भी जुड़ती है, वही श्रद्धा कैलाश मानसरोवर से भी जुड़ती है, और वही श्रद्धा
पाकिस्तान के कटास राज से भी जुड़ जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दैट पार्ट इज देयर इन आवर पॉलिटिकल कंट्रोल और नॉट, इट रिमेन्स द पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। और इतना ही नहीं, वो श्रद्धा कहां से जुड़ती है? यूरोप की सन लेबोरेटरी, जिसमें अभी 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट, जिसको फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स कहा गया, विच नेम इज हिग्स बोसॉन, विच पॉपुलरली नोन एज गॉड पार्टिकल, उस सन लेबोरेटरी में डांसिंग करते हुए नटराज की मूर्ति रखी है, और जिसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फिट्ज़ कैपरा का सेंटेंस है कि नाउ द साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। That's how the temple connects you, not only in terms of geography, not only in terms of history, but in terms of consciousness also. और इस देश में, जैसे मुझे ज्ञात हुआ कि इस कार्यक्रम में देश के भिन्न भिन्न अंचलों से 750 से अधिक मंदिरों के प्रमुख और प्रतिनिधि लोग आए हैं। और जब इतने सारे मंदिर हमारे देश में हैं, क्यों हैं यहां पर? बिकॉज आई हैव read in a book that in foreign country a person was trying to explain that what India is. Then he said that India is not a geographical entity. ये एक भूभाग नहीं है. It's more finer, subtle than that. Then it is said the more finer can be the historical entity. Then he said it's more finer than that. Then from historical to it can become a cultural entity. It's more finer than history. No, it said it's more finer than that. Then it said then more finer can be the religious entity. He said no, it's more finer than that. Then the more finer can be the spiritual entity. It's like yes, but it's more finer than that. Then he said it's what? तो उन्होंने कहा कि जैसे दो न्यूक्लियस मिलते हैं जिससे न्यूक्लियर बम का फार्मूला बनता है, व्हेन द दो न्यूक्लियस मिलते हैं तो एक एक्सप्लोजन होता है जिससे इनफाइनाइट एनर्जी मिलती है, वैसे ही व्हेन योर कॉन्शियसनेस बिकम फ्यूज विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड, देयर इज एन एक्सप्लोजन ऑफ कॉन्शियस वेव और उसकी पल्सेस ऑल ओवर द कंट्री मौजूद हैं। उन्होंने कहा यदि उन पल्स को अनुभव कर पाओगे तो भारत को समझ पाओगे, अन्यथा केवल बिल्डिंगें देख के चले आओगे, भारत को नहीं समझ पाओगे। एंड इफ आई आस्क यू which are the sources of focal point of those vibrations, these are our temples. अगर कोई पूछता है कि कभी कभी, on a lighter note I would like to say, it has been criticized that the Indian culture is having so many places of worship, so many gods, so many books, and somebody in a sarcastic remark asked that what is your main book? तो उसे जवाब देना चाहिए अभी आप बुक तक ही पढ़े ना, हमारे पास पूरी लाइब्रेरी है। और अगर कोई ये कहना चाहे कि why so many places of worship, why the temple should be remain in the entire expanse of the country, the answer can be, if as a student of mathematics or science I would like to ask that what the person is, what's your mind is, what's your body is, it's like a circle. When you say your mind or your body is a circle of radius just pertaining to your body with a center in you. When you come to your mind, it's a circle of the radius of your imagination with a center in you. When you ask about your Atma, it can be considered as a circle of infinite radius with a circle center in you. And when you talk about Paramatma, so those who have studied mathematics, they can understand कि infinite radius के circle का center finite हो सकता है क्या? It has to be everywhere. The moment you realize the infinite radius in you, the circle becomes everywhere. तब वो बात आती है हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना. So that's why the temples are there all over the country in the various specialized form.
और इसीलिए ये देश वो देश है जिसके लिए कहा गया है कि गायन्ति देवः किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गापवर्गास्पद भाग हेतो भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्। अर्थात वो भारत भूमि धन्य है, देवता भी जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं, और स्वर्ग के समस्त सुखों का भोग करने के बाद, यानी देवताओं की स्थिति में रहने के बाद मनुष्य के रूप में जन्म लेने को लालायित रहते हैं। क्यों? क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग यहीं से निकल के जाता है। यह पुण्य भूमि है। देवता के रूप में रहकर भी हजारों वर्षों तक आप एक बहुत श्रेष्ठ आध्यात्मिक अवस्था में रहते हैं, पर मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति यहीं मिलती है। इसलिए वो कहते हैं स्वर्गापवर्गास्पद भागे तो भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्। अब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर टेम्पल को कनेक्ट करने की बात हो, जैसे मैंने अभी आपको एक काशी विश्वनाथ का उदाहरण दिया, हमारे टेम्पल्स इस ढंग से कनेक्ट करते हैं पूरे देश को कि आप किसी भी देवी देवता को के प्रति आस्था रखें। मान लीजिए आपने कहा कि मैं देवी के प्रति आस्था रखता हूं, तो जिस क्षण आपने कहा कि हम देवी जी के प्रति आस्था रखते हैं, तो आपका श्रद्धा का वही भाव वैष्णो देवी से भी जुड़ता है, कन्याकुमारी से भी जुड़ता है, कामाख्या जी से भी जुड़ता है, मुंबा देवी से भी जुड़ता है, विंध्यवासिनी से भी जुड़ता है, और ढाका की ढाकेश्वरी से भी जुड़ जाता है, और बलूचिस्तान की हिंगलाज माता से भी जुड़ जाता है। दैट्स हाउ द टेम्पल कनेक्ट्स। इसलिए मैं कहता हूं कि जब हम टेम्पल कनेक्ट की बात कहें तो हमें यह बात समझनी चाहिए कि यह किस तरीके से कंट्री के उस पोर्शन को, अब एक बात जो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, इफ यू गो टू रामेश्वरम, रामेश्वरम जाएं तो आपको दर्शन करने से पहले 22 कुओं का स्नान करना पड़ता है, और वो एवरी वेल रिप्रेजेंट्स वन तीर्थ ऑफ द कंट्री। वो बताते हैं ये केदारनाथ है, ये बद्रीनाथ है, ये काशी विश्वनाथ है। इट मीन्स स्टैंडिंग ऑन द सदर्न टिप ऑफ द कंट्री, यू आर इमोशनली, डिवोशनली connected to entire expanse of the country. That's how the temple gets you connected. अब एक और बिंदु आता है, जैसे अभी आदरणीय मोहन जी ने इस विषय को रखा कि नई पीढ़ी को ये बातें समझ में आनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश आप सभी लोगों ने उद्घाटन सत्र में देखा। आज इस बात की बहुत जरूरत है कि हाउ द न्यू जनरेशन गेट्स कनेक्टेड विद दिस। और कई बार उन लोगों के मन में इस प्रकार के सवाल भी आते हैं कि भाई व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ द टेम्पल्स, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द टेम्पल्स। अभी जस्ट प्रीवियसली वी वर विटनेसिंग द टीटीडी प्रेजेंटेशन एंड इट इज शोन कि कितने 6 लाख लोगों का लड्डू बनते हैं, कितने लाख लोगों का पर डे खाना बनता है, एंड इट इज ऑल ओवर द कंट्री। सारे मंदिरों में भंडारे चलते हैं, गुरुद्वारे में लंगर चलते हैं, एंड दिस इज द मेन हॉलमार्क ऑफ अवर कल्चर। एंड दोज हु वांट टू टीच अस अबाउट द सो मेनी imaginary negative points of temple, they represent those culture who says there can never be a free lunch. If there is a free lunch, there has to be poison in it. ये वेस्ट की सोच है। उनसे कहो भारत में आके देखो, मंदिरों में प्रतिदिन फ्री लंच मिलता है, और जैसा उन्होंने अभी कहा कि उस लड्डू का जो स्वाद आपको अंदर मिलेगा, आप बाहर बनाएंगे तो वो नहीं मिलेगा। इसीलिए आप कभी मंदिरों में जाके जब भोजन करते होंगे तो अलग प्रकार की संतुष्टि का अनुभव होता है। वो क्यों होता है? बिकॉज अप टिल नाउ द साइंस हैज जस्ट कम टू दैट लेवल। जस्ट 100 years बैक दे हैव कम टू नो कि इसमें कितना प्रोटीन है, कितना मिनरल है, कितना विटामिन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, इससे बोन्स बनती हैं, इससे मसल्स बनते हैं। बस इतना ही पता चला है। ये भी 100 साल पहले नहीं पता था। परंतु हमारे यहाँ कहा गया है कि भोजन के स्थूल भाग से शरीर और सूक्ष्म भाग से मन बनता है। और जब सूक्ष्म भाग की बात आती है तो वो सूक्ष्म भाग 3 तरीके से आता है। एक, उसका नैसर्गिक स्वभाव, वो सात्विक है कि तामसी है कि राजसी है। दूध पीने से अलग मन पे प्रभाव पड़ेगा और मांस खाने से अलग प्रभाव पड़ेगा। दूसरा
यदि किसी व्यक्ति का धन उसमें लगा है तो माना जाता उसकी भी चेतना आकांक्षाया, और यदि किसी ने उसको पकाया है तो उसके मन का भाव उसकी कॉन्शियस एनर्जी के साथ भी इंटरैक्ट हो जाता है। क्योंकि टेम्पल में जो भोजन बनता है वो पवित्र भाव से बनता है, इसीलिए आपको उसे खाकर ज्यादा मेंटल सेटिस्फैक्शन का अनुभव होता है। साइंस में टेक अनदर 30, 40, 50 और 60 ईयर्स टू रीच दिस लेवल, जब वो कॉन्शियस वेव्स के लेवल तक पहुंचेंगे। एंड मोर ओवर, टेम्पल्स क्या कनेक्ट करते हैं फ्री फूड से? आई वुड लाइक टू रिमाइंड कि आजकल अभी अगर आपने पढ़ा हो कि इंडिया में जो स्मार्टफोन का बाजार है, जो हाई एंड स्मार्टफोन का बाजार अब 10% हो गया, और एप्पल का जो नया फोन आया आईफोन 14, उसके 25% आईफोन 14 आर मैन्युफैक्चर्ड एंड असेंबल्ड इन इंडिया। पर जो एप्पल कंपनी के फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, उन्होंने अपने बारे में बताया कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज इन सच ए बैड शेप दैट ही वॉज हैविंग हार्डली मनी टू सर्वाइव। उनके सामने स्थिति यह थी कि खाने के लाले पड़ गए थे, और अगर वो कोई कमरा किराए पे लेते तो भोजन के लिए पैसे नहीं थे, और अगर भोजन खाते तो रहने के पैसे नहीं थे। एंड स्टीव जॉब told that then deliberately he has took a room on rent near an ISKCON temple in America, जहां मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम फ्री फूड मिलता था। तो उन्होंने कहा कि कई महीनों तक मैंने वो मंदिर का फ्री फूड खाया है। That's how I survived. This is one of the biggest corporate companies of the world is giving that too, in which land which said there can never be a free lunch. So that's how our temples can inspire and motivate, and what was the role of there in the previous. And again I would like to remind कि जो व्हाट्सएप के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने कहा कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने उनसे कहा था कि अगर कभी तुम्हें लगे कि जिंदगी में तुम बहुत बुरे दौर में आ गए तो क्या करना? उन्होंने कहा भारत में जाना। उत्तराखंड में नैनीताल में एक कैंची धाम मंदिर है नीम करोरी बाबा का, वहां पे जाना और तुम्हें नई ऊर्जा मिलेगी। When Mark Zuckerberg came to India, he told this narrated the entire incidents with Prime Minister Shri Narendra Modi। और मार्क जुकरबर्ग ने एक बड़ी मजेदार बात बोली। उन्होंने कहा मैं गया, मैं हेलीकॉप्टर लेके गया। I was intended to stay there for just 1.5 hours, but वो पहाड़ी इलाका है, मौसम खराब हो गया, तो हेलीकॉप्टर was not in a position to take off। कहा then I have to stay there overnight। 1.5 hours के लिए गया था, 1.5 day रहना पड़ गया। And he said then I felt a different type of energy in me, और मेरा कैरियर उसके बाद एक दूसरे डायरेक्शन में गया। इसलिए अगर कोई ये कहे कि टेम्पल्स सिर्फ आपको स्पिरिचुअल ज्ञान तो देते ही हैं, जिन्होंने बड़े बड़े मटेरियल अचीवमेंट किए उनको भी लीज ऑफ लाइफ, लीज ऑफ इंस्पिरेशन एंड लीज ऑफ एनर्जी टेम्पल्स ने दी है। अब यहां एक और बात भी हम ये कहना चाहेंगे कि हाउ द टेम्पल्स कनेक्ट विद द एंटायर कंट्री। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में। बहुत से लोगों को ये बात पता है कि स्वर्ण मंदिर पर स्वर्ण छत्र जब महाराजा रणजीत सिंह जी ने चढ़ाया था तो उतना ही काशी विश्वनाथ के ऊपर भी चढ़ाया था। दैट इज वन एस्पेक्ट। बट अक्सर बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारे सेलेक्ट किए थे, वो पंच प्यारे थे कहां कहां के? एक लाहौर से था, एक मेरठ से थे, एक जगन्नाथपुरी से थे, एक महाराष्ट्र में नांदेड़ से, और एक कर्नाटक में बीदर से। इसका अर्थ क्या हुआ? पूरे कंट्री के साथ एक कनेक्ट इस्टेब्लिश उन्होंने किया। और अगर आप स्वर्ण मंदिर में भी जाते हैं एंड यू रिमेंबर अबाउट द खालसा पंथ एस्टैब्लिश्ड बाय गुरु गोविंद सिंह जी, और अगर आप उसका डिटेल डेप्थ ध्यान रखते हैं तो आपको दिखता है कि पूरे देश के साथ वो किस प्रकार से कनेक्ट हो रहे हैं। आज की नई पीढ़ी को कई बार यह बातें समझाने के लिए दूसरे तरीकों की भी आवश्यकता होती है। आई वुड जस्ट लाइक टू गिव वन एग्जाम्पल। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने सुना हो, एक
जो लोग कॉस्मोलॉजी में और एरोस्पेस में इंटरेस्ट रखते होंगे तो एक वैन एलन फील्ड होती है। वैन एलन फील्ड वो है जो ये माना जाता है कि जो अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के ऊपर चार्ज पार्टिकल्स का एक पैटर्न बन जाता है, और वो चार्ज पार्टिकल का पैटर्न जो है, जो अर्थ से सन से आने वाली रेज हैं उनको भी वो प्रोटेक्ट करता है, और वहां पर मैग्नेटिक एनर्जी का पैटर्न सबसे ज्यादा होता है। और मजे की बात यह है कि 3 जगहों पे दुनिया में ये वैन एलन फील्ड पाई जाती है। वो कौन कौन है? एक है पेरू का माचू पिचू, एक आयरलैंड का स्टोन हेंजेस, और एक भारत में ठीक उसी पॉइंट के ऊपर उत्तराखंड में अल्मोड़ा में कसुर देवी का मंदिर बना हुआ है। और नासा ने इस बात को वेरीफाई किया कि इन तीनों जगहों के ऊपर वैन एलन मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है। अब मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को इन विषयों के बारे में और बेहतर रिसर्च करने की आवश्यकता है, कि ताकि उनको पता चल सके कि हमारे जो भी टेम्पल्स हैं उनका रीजंस क्या रहता है। बहुत सी ऐसी चीजें। एक और आपको पर्सनल एग्जांपल बताना चाहता हूं। जब शबरीमला का जजमेंट आया, उस समय तक तो पार्टी ने स्टैंड नहीं लिया था, तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद ऑफ द रिकॉर्ड में वो लोग पूछने लगे कि इस पे क्या कहना है। तो मैंने कहा कि जी कभी कभी क्या होता है कि इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक एलिमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, तो आपसे गलती होने की पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे आप सब लोग इस विषय के ज़्यादा अच्छे जानकार हैं, जितना मैंने पढ़ा है कि शबरीमला मंदिर का जब दर्शन किया जाता है तो वो सीधे नहीं किया जाता है, वो 7 मंदिरों की श्रृंखला का अंतिम मंदिर है। जिस श्रृंखला का पहला मंदिर है तमिलनाडु का अच्चिन कोविल मंदिर। और ये 7 मंदिर क्यों हैं? ये माना जाता है कि हमारे अंदर जो कुंडलनी जागरण की प्रक्रिया है उसके 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत, आज्ञा और विशुद्ध चक्र। तो वो अंतिम चक्र माना गया है, अंतिम चक्र की एनर्जी का प्रतीक है शबरीमला का मंदिर। इसीलिए वहां अगर आप मंदिर में जाएं, देखो ऊपर क्या लिखा, वो तत्वमसि, मैं ही वो तत्व हूं। यानी दैट सिंबलाइजेज द एलिमेंट ऑफ फाइनल इमेंसिपेशन, फाइनल डिसोल्यूशन। So it is obvious कि till anybody is having the vibration of creation, the place of final dissolution is difficult for both, for the person as well as for the place. मगर अफसोस की बात यह है कि अभी तक लोगों को इस विषय के बारे में जानकारियां कम रहती है। अब कोई कहे जी साहब कैसे मान लें, तो मैं उनसे बताना चाहता हूं, केवल 50-60 साल पहले आप किसी से कहते कि मैं कोई एक डिवाइस होगी जिस पे मैं न्यूयॉर्क से सीधे बात कर लूंगा, तो लोग कहते हैं एब्सर्ड है। बट हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मॉड्यूलेशन ऑफ द वेव्स। आज मॉड्यूलेशन ऑफ द वेव्स से आप पूरे टेलीकॉम एज में पहुंच गए और हम एक नए एरा में आ गए। अभी तो मॉड्यूलेशन ऑफ द मेटीरियल वेव्स है ना। Now, the moment you will enter into modulation of conscious waves, तो एक दुनिया दूसरी दिखाई पड़ेगी। तब आपको समझ में आएगा कि हमारे यहाँ जो भिन्न भिन्न मंदिर हैं, हर मंदिर का एक अलग वाइब्रेशन है, उस अलग वाइब्रेशन का एक अलग पैटर्न है, और वो पैटर्न कैसे आपकी इनर कॉन्शियसनेस को प्रभावित करता है। मेरे विचार से ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी इस धरोहर को बचाकर रखें, और धरोहर को बचाकर। और कभी कभी क्या होता है, इलॉजिकल आंसर्स जानते कहां से आते हैं? आई विल जस्ट गिव यू एग्जांपल। ये लाइट है। अब जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी, लाइट इज अ वेव और लाइट इज अ पार्टिकल, इस पर तो डिबेट ही होती रहती है। बिकॉज अगर आप पानी में जब देखते हैं लाइट की वेव जाती है तो आप देखते हैं कि वो गहराई कम नजर आती है। क्यों? लाइट बेंड हो जाती है। तो लाइट का बेंड होना दिखाता है कि लाइट इज अ पार्टिकल, तभी वो मीडियम में जाके झुक जा रही है। अगर वो पार्टिकल है तो स्पेस में सन से ट्रेवल करके यहां तक नहीं आ सकती वैक्यूम में, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी से तो कोई पार्टिकल चल ही नहीं सकता।
आइंस्टीन की थ्योरी के हिसाब से। इसका मतलब वो वैक्यूम में वेव है, मीडियम में पार्टिकल है। अगर मैं आपसे कहूं यही तो आत्मा है, आकाश में अव्यक्त है, माध्यम में व्यक्त है। अब अगर कोई इसको कहे नहीं साहब मैं तो इस बात को लेकर कोर्ट जाऊंगा और मैं कहूंगा कि दिस इज इनइक्वालिटी, कि व्हाई इट इज कंसीडर्ड जस्ट अ वेव इन वैक्यूम एंड पार्टिकल इन द मीडियम, और उसके बाद वो कुछ लोग जाकर ये समझाएं कि नहीं साहब वी वांट जस्टिस ऑफ दैट, इट शुड बी कंसीडर्ड बोथ पार्टिकल एंड वेव इन आइदर मीडियम और वैक्यूम। ये जितनी इलॉजिकल बात होगी वैसे ही कई बार वेव, पार्टिकल, वैक्यूम और मीडियम को न समझकर हमारे मंदिरों के बारे में जिस ढंग का इंटरप्रिटेशन लेने का प्रयास किया जाता है, उस कारण से यह एक समस्या हमारे सामने आ सकती है। बट मेरा यहां पर टेम्पल मैनेजमेंट के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से बोला। हमारा यहां पर एक थोड़ा अलग थॉट भी है कि मंदिर क्या सिर्फ पूजा के लिए होते थे? हिंदू धर्म में मंदिर सिर्फ आराधना के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे यहां तो घर में मंदिर रखने का विधान है। लगभग हर हिंदू के घर में अपना एक छोटा सा मंदिर होता है और वो अपनी भगवान की मूर्ति रखकर उसके आगे पूजा करते हैं। तो वो क्या आवश्यकता है? बाहर मंदिरों का मुख्य रोल क्या था? तो वो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहां मंदिर सिर्फ आराधना के केंद्र नहीं थे, वो एक सोशल एक्टिविटी के वाइब्रेंट सेंटर थे। आज अगर हमारे आने वाले टाइम में हमें अपने मंदिरों के साथ आम पब्लिक को और यंगर जनरेशन को अधिक कनेक्ट करना है, तो फॉर एग्जाम्पल लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई एक बड़ा मंदिर ऐसा जरूर होता है जिसके पास एम्पल स्पेस और प्रीमिसेस होता है। अगर मॉर्निंग इवनिंग वहां प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या होती है, क्या हम यह नहीं शुरू कर सकते कि प्रातःकाल और सायंकाल वहां पर योग की कक्षाएं भी हो सकती हैं? वो एक एडिशनल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन वहां पर हो जाएगा। हम यह भी कर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कि सायंकाल वहां पर जो हमारी ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके विशेषज्ञ वहां पर उपलब्ध हो। वो एक एडिशनल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। वहां पर हम यह भी व्यवस्था कर सकते हैं कि वीकेंड पर ही सही मेडिटेशन की क्लासेस चल सकती हैं। वो एक और पॉइंट वहां अट्रैक्ट करने का हो सकता है। वहीं पर आजकल लगभग ज्यादातर लोग जो मकान बनवाते हैं, बिल्डिंग बनवाते हैं, वास्तु कंसल्टेंसी जरूर करते हैं। देयर कैन बी एन स्पेशलाइज्ड properly educated vastu shastri which can be available in the temple premises, if not every day, at least alternate day or on certain days in a week. फिर आप उसके साथ एक ज्योतिषी की वहां व्यवस्था कर सकते हैं। बहुत से लोगों को डिसीजन लेने के लिए कि साहब इसका मुहूर्त देखना है, ये मुहूर्त देखना है, और फिर इन द वीकेंड्स वहां पर हमारे ट्रेडिशनल म्यूजिक की क्लासेस भी हो सकती हैं। मेरा अपना यह मानना है कि अगर हम इस ढंग की सारी एक्टिविटीज को इनिशियली केवल डिस्ट्रिक्ट में एक बड़े मंदिर में एक मॉडल के रूप में स्टार्ट करें एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रेजुअली और मंदिरों की तरफ पर्कुलेट करता चला जाए, तो ये हमारे कॉन्शियस मूवमेंट के, सोशल मूवमेंट के एक ईपी सेंटर के रूप में यह टेम्पल डेवलप होंगे। और मेरा मानना है कि प्राचीन काल में मंदिरों की भूमिका यह भी होती थी। और यदि हमें 21st सेंचुरी में भारत को उस रूप में लेके जाना है जिसे हम कहते हैं ना कि जगत गुरु, तो वो कैसे बन के जाएगा? उसमें मंदिरों के इस इकोसिस्टम की, इस प्रकार की एक बड़ी व्यवस्था हो सकती है जिसे बनाया जा सकता है। और मेरा मानना है कि उसे बनाने का प्रयास भी करना चाहिए। हमें नई पीढ़ी को बताना चाहिए कि ये जो हमारे दिमागों में भरा जाता है कि साहब भारत के लिए दर्शनीय स्थल कौन है, तो एक नहीं दर्जनों मंदिर हमारे ऐसे हैं जो साइंटिफिकली भी एक वंडर है। महाराष्ट्र में जो महालक्ष्मी मंदिर है
दोनों इक्विनॉक्सेस के ऊपर 21 मार्च और 21 सितंबर को पहले दिन देवी के चरण के ऊपर सूर्य पड़ता है और उसके बाद हृदय स्थल पे पड़ के निकल जाता है। आप सोचिए कि ऐसा कनेक्शन करके कोई बनाया जा सकता है आसानी से? यह बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि अजंता एलोरा की जो मंदिर हैं, दे आर द बिगेस्ट 2 stories structure, more than 2 stories structure in the world which has been made upside down. साहब वो छेनी हथौड़ी से बनाए गए। इतना आसान नहीं है पत्थर को काट के ऐसे छेनी हथौड़ी से बना देना। देयर हैज टू बी सम डिवाइन एलिमेंट इन दैट। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, ये सब बच्चों को पता होना चाहिए, बगैर नींव का बना मंदिर। उसके सारे के सारे पत्थरों के ऊपर कोई ग्लूइंग एलिमेंट नहीं है, सिर्फ एक के ऊपर एक रखे हुए हैं और ऊपर 80 टन का उसके शिखर के ऊपर जो पत्थर रखा है, आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं जो 80 टन ऊपर पहुंचा दे। फिर वो कहानी बताई जाती है कि नहीं साहब एक रैंप बना होगा लकड़ी के लट्ठों का और हाथियों से खिंचवाया होगा। क्या मजाक की बात है। आज आप कोई ऐसी स्टील का वो नहीं बना सकते जो उसको खींच ले और लकड़ी के रैंप के ऊपर ले जाके लोगों ने बना दिया होगा। देयर हैज टू बी सम डिवाइन एलिमेंट। ये सिर्फ डिवाइन एलिमेंट को निगेट करने के लिए ये करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए मेरा ये कहने का मतलब है, अभी आप देखिए कर्नाटक के कुल्लूर में ट्राइबल एरिया में एक वैसा ही पिलर है जैसा कि दिल्ली में मेहरौली का पिलर है, उसमें भी कभी जंग नहीं लगी। और वो पिलर कहा जाता है कि ट्राइबल्स ने तब बनाया था जब उनके गांव में शंकराचार्य जी आए, आदि शंकराचार्य आए थे, और उस पर भी कोई देयर इज नो रस्टिंग। द प्रॉब्लम इज कि हमारे यहां इतने एलिमेंट्स साइंटिफिक पड़े हुए हैं सामने, मंदिरों में भी, उस टेम्पल इकोसिस्टम में पड़े हैं, मगर हम उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। नाउ इट इज रिक्वायर्ड कि अवर यंगर जनरेशन शुड नो एंड वी शुड एंश्योर दैट दे शुड कनेक्ट टू इट एंड हाउ इट इज कनेक्टेड। मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा। जब शी जिनपिंग भारत आए थे तो महाबलीपुरम में मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ। ये महाबलीपुरम में ही क्यों शी जिनपिंग को बुलाया था? कभी आपने ध्यान दिया कि महाबलीपुरम में ही क्यों बुलाया गया था शी जिनपिंग को? उसका रीजन इज कि पल्लव डायनेस्टी के एक राजा थे, वो बौद्ध भिक्षु बन गए, वो महाबलीपुरम के थे और उनका नाम हो गया बोधिधर्मा। फिर वो वहां से चाइना गए और चाइना में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। चाइना में उनका नाम बोधि धर्म का नाम अपभ्रंश होकर द मो हो गया। एंड द मो इज कंसीडर्ड द पैट्रियार्क ऑफ जैन बुद्धिज्म एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 80% ऑफ चाइना was Zen Buddhist, who was considering Damo as his inspiration and as its God. और एक बहुत बड़े चाइनीज थिंकर हुए हुशी, जिन्होंने कहा था कि इंडिया हैज कल्चरली डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड चाइना फॉर मोर देन 2000 years विदाउट सेंडिंग ए सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर। और वो महाबलीपुरम से दिखता था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो कनेक्ट का इंपैक्ट है वो इतना वास्ट है कि अगर पहले हम समझ सकें तो हमारे आने वाली पीढ़ियां इसके ऊपर गर्व कर सकेंगी कि हमारे टेम्पल्स जो हैं उसके अंदर वो कौन से एलिमेंट्स हैं। और अभी तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके आगे अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है ऐसी बहुत सी चीजें आएंगी कि किस ढंग से उन चीजों को प्रयोग किया जाता था। एक और मैं बात कहना चाहता हूं, जैसे कभी कभी मंदिर में कहा जाता है अगर आप जाएं तो मंदिर में गर्भगृह में एक ही द्वार होता है फ्रंट से, और ज्यादातर दक्षिण भारत के मंदिरों में तो देखने को मिलता है, उत्तर भारत में उतना नहीं देखने को मिलता है। उसके बाहर एक स्तंभ होता है और वो धातु का स्तंभ होता है और उसका भी एक कॉन्फ़िगरेशन है। अब कुछ लोग ये समझाते हैं नहीं नहीं साहब चारों तरफ द्वार होने चाहिए ताकि ये रहे चारों तरफ से सबके लिए खुला है। अरे भाई इसका सोसाइटी से सोशियोलॉजी से मतलब नहीं है, इसका साइंस से मतलब है। क्योंकि जब अंदर मंत्रोच्चार होता है तो उसका जो वाइब्रेशन है वो चारों तरफ से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसका आउटलेट एक ही जगह से होना चाहिए, और एक ही जगह से जब होगा तो उसके सामने
वही पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का मेटेलिक पिलर होना चाहिए, ताकि वो उसको एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही परिसर में चारों तरफ डिसोसिएट करे, ताकि उस वाइब्रेशन को आप फील कर सकें। मगर अफसोस की बात यह है कि हर जगह पे जहां पर साइंस इंपॉर्टेंट है वहां सोशियोलॉजी लाने का प्रयास किया जाता है, और मंदिरों ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन सोशियोलॉजी को दिया है वो किसी को समझ में नहीं आता। अगर आप लोग कभी देखते हो तो नेशनल ज्योग्राफिक पे एक प्रोग्राम आता है, इंडियाज मेगा किचन। एक नहीं दर्जनों हैं मंदिरों के मेगा किचन। कभी आपने बताइएगा कोई यूरोप में है कोई ऐसा मेगा किचन? अमेरिका में है कोई मेगा किचन? इसलिए सोशियोलॉजी में भी हमारा क्या रोल है। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, मंदिर कभी कभी हम समझ नहीं पाते राष्ट्र निर्माण में क्या रोल प्ले करते हैं। श्री राम जन्मभूमि का मंदिर जब शुरू हुआ तो हम लोग, जब तक जजमेंट नहीं आया था, तो हम लोग टीवी डिबेट में जाते थे तो हम लोगों पे बड़ा कटाक्ष किया जाता था, भाई ये तो बीजेपी वाले हैं जो कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। मगर वो मंदिर निर्माण की तारीख क्या थी इसको समझने की जरूरत है। Those who have studied the Ram Temple, entire Ram Temple movement, आप देखें उस मूवमेंट का हर हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट इस कंट्री के हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट के साथ कंजंक्ट है। अगर आप में से किसी ने उस केस का अध्ययन किया हो, द फर्स्ट ऑफिशियल FIR इन राम टेम्पल केस वॉज रजिस्टर्ड इन नवंबर 1858। फैजाबाद के थानेदार ने रिपोर्ट लिखी है कि 50 निहंग सिख आ गए हैं तलवार लेकर, और उन्होंने यहां पर यज्ञ हवन किया है, और मस्जिद जन्म स्थान, उसने वर्ड यूज किया, मस्जिद जन्म स्थान की सारी दीवारों पर राम 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 लिख दिया है। दैट इज द फर्स्ट ऑफिशियल, बिकॉज 1857 से पहले ब्रिटिशर्स का कंट्रोल नहीं था, तो जो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उसके बाद के। और 1857 वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक उसी टाइम में फर्स्ट राइजिंग ऑफ इन द रीसेंट हिस्ट्री। वैसे तो 500 साल का इतिहास है। अब आप आइए, उसके बाद एक पार्शियल जजमेंट आता है 1886 में राम मंदिर पे, जिसपे कोर्ट कहता है कि साहब ये है तो हिंदुओं का लगता है, पर मैटर 350 साल पुराना है, तो हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे। 1885 में कांग्रेस बनती है। वो एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री में। उसके बाद जो फ्रीडम मूवमेंट शुरू होता है, तो सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट आया है वो है 1937 की प्रोविंशियल असेंबलीज, जब राज्यों में हमारी सरकारें बनने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट सहमत हो गई अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कि केंद्र में अंग्रेज की सरकार और राज्यों में भारतीयों की सरकार। 1937 और 1936 ही वो ईयर है जब अयोध्या में एक बहुत जबरदस्त संघर्ष होता है, और उसके बाद ये ब्रिटिश गवर्नमेंट निर्णय लेती है कि अब वहां पे रेगुलर नमाज बंद। देखा, टर्निंग पॉइंट उसके साथ आ गया। अब देश आजाद हो जाता है 1947। हमारा संविधान बन के तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को, और ठीक एक महीने के अंदर 22 और 23 दिसंबर 1949 को वहां श्री राम लला विराजमान प्रकट होते हैं। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि आंदोलन 1989, 1992 प्रखरता के साथ उभरता है, और यही वो समय था जब भारत में नई अर्थव्यवस्था लागू होती है और भारत का नया आर्थिक स्वरूप भी उभरता है। यही वो समय था जब डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर या विवादित ढांचा ही नहीं टूटा था, पुराना अर्थव्यवस्था का नेहरूवियन ढांचा भी टूटा था। और भारत एक इंपॉर्टेंट आर्थिक पावर है, ये लोगों को 90-92 की उसके बाद समझ में आना शुरू हुआ। अदरवाइज हम 100 करोड़ के देश हैं या 150 करोड़ के देश, हाउ डज इट मैटर फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब आप आइए, उसके बाद अगला सिग्निफिकेंट पॉइंट आया था, अगर आप लोगों को याद हो, 2002-3 में एक कार सेवा हुई थी, जिसके लिए उस समय प्राइम मिनिस्टर थे अटल जी, तो उनके OSD भी आए थे, वहां से गए थे। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2003 में। अभी आपने, एक बड़ी खुशी की बात है कि भाई कल ही ASI का सर्वे करने का परमिशन दे दिया गया है। उस समय भी यही हुआ था
1976 में नहीं ठीक है, तेलंगाना के राज्यपाल हमारे मध्य में हैं सभी लोग उनका स्वागत करें। राज्यपाल जी तमिलिसाई जी जी। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हो रहा था 1976 में, उसको रुकवा दिया था कम्युनिस्टों ने जाके, और कोर्ट से स्टेट लिवा लिया कि खुदाई हो ही नहीं सकती, मगर टेक्नोलॉजी ने मार दिया उन्हें। रडार मैपिंग टेक्नोलॉजी आ गई और 2003 का वर्ष एक सिग्निफिकेंट चेंजिंग टाइम है राम मंदिर मूवमेंट में। हमारी गवर्नमेंट थी, हमने रडार मैपिंग करवाई, क्योंकि खुदाई पे रोक थी ना, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन पे, रडार मैपिंग पे तो रोक नहीं थी। उस रडार मैपिंग का डॉक्यूमेंट कोर्ट को सबमिट किया कि नीचे दिख रहा है ढांचा, कोर्ट ने परमिशन दे दिया आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन करने की। और याद करिए 2003-4 ही वो वर्ष है, जाके चेक करिएगा, जब इंडिया फर्स्ट टाइम बिकम द करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री। 2003-4 में ही वो समय आया जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ी और हमारा कंपैरिजन चाइना के साथ किया जाने लगा। अब आप आइए, नेक्स्ट सिग्निफिकेंट मूवमेंट आया इन राम टेम्पल मूवमेंट। इट वॉज 30th of September 2010 when Lucknow bench of Allahabad High Court has accepted that the sanctum sanctorum belongs to Sri Ram Lala Virajman. गर्भगृह रामलला का है, 2/3 1/3 दिया था, मगर that was a major significant shift. 30th September 2010, and in October 2010 Barack Obama came and addressed the joint session of Indian Parliament and had said India has not emerging, India has emerged. अब आप आइए, 9 नवंबर 2019 को जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, और जब शिलान्यास होता है तो केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी स्पष्ट बहुमत की दूसरी बार सरकार थी, और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में 325 की मेजॉरिटी की सरकार थी। इसका अर्थ क्या हुआ? आई हैव गिवन यू द एलेबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ लास्ट 175 years. Each and every turning point of country was synchronous with each and every turning point of Ram Temple movement. तो भारत के विकास की पताका और राम मंदिर की पताका एक साथ आकाश में उभरनी थी। That's why I am saying that people are unable to understand what। और इसमें एक और बात कहूं, किसी को बात भले ही कोई कहेगा कि इसमें अंधविश्वास है, कुछ भी है, तो मैं उसके बावजूद कहता हूं 9 नवंबर 1989 जिस दिन शिलान्यास हुआ, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। फर्स्ट कार सेवा जिस दिन गोलियां चलाने की बात हुई, 30 अक्टूबर 1990 देवोत्थानी एकादशी थी। और 9 नवंबर 2019 जिस दिन कोर्ट का जजमेंट आया, 8 और 9 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी थी। अब मानिए तो संयोग और मानिए तो दैव योग, देवता उठे थे तो देवता भारत को दैवी स्थान तक ले जाने के लिए उठे थे। ये देव स्थानों का महत्व होता है जो लोगों को नहीं समझ में आता है। और ये भी मैं एक और अंदर राइटर नोट कहूं कि जब वहां पे श्री राम लला विराजमान प्रकट हुए तो उनकी सबसे पहले पूजा किसने की थी? महंत दिग्विजयनाथ जी ने। 1986 राम जन्मभूमि न्यास के पहले अध्यक्ष कौन बने? महंत दिग्विजयनाथ जी के शिष्य महंत वैद्यनाथ जी। और जब 2019 में शिलान्यास हुआ तो मुख्यमंत्री कौन थे? महंत वैद्यनाथ जी के शिष्य योगी आदित्यनाथ जी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हमसे पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, वो तारीख नहीं थी, भारत के काल चक्र में विकास की गति का संकेत था। इसीलिए ये कहा गया है भगवान राम के लिए कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। भगवान राम व्यक्ति नहीं है, वो संपूर्ण विश्व के स्वामी है। इसलिए उनका मंदिर कोई इमारत नहीं थी और मंदिर की तारीख कोई डेट नहीं थी, वो भारत के एलिवेशन का था। और ये भी संयोग देखिए, वो तब मंदिर बनने जा रहा अगले साल। कब बनने जा रहा है? जब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए। और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी किसको हटा के हुए? ब्रिटेन को हटा के, जिसने हम पे हुकूमत की। आप काल चक्र की गति देखिए ना। और मजे की बात यह
कि हिस्ट्री में जो बताया जाता है कि हमको अंग्रेजों ने यह कहा कि हिंदुस्तानियों पे इसलिए राज करना जरूरी कि इन्हें राज करना नहीं आता है। आज उनके यहां इतनी उठापटक हुई सरकार में कि एक इंडियन उनको बता रहा है कि राज कैसे किया जाता है। और अब हम 4th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज हो गए, 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटोमोबाइल हो गए, 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल हुए एंड फर्स्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर हुए। और अब भारत उस स्थिति में है कि रशिया यह कहता है कि इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल एलाई और हमें S-400 देता है, और अमेरिका कहता है इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक एलाई और प्रीडेटर ड्रोन देता है। दुनिया में किसी की वो हैसियत नहीं है। यह समय आना था जब राम मंदिर बन के उभरना था। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर हमें इसको पूरी तरीके से समझना है तो हमें यह समझना चाहिए कि ये पूरा। और एक बात और कह दूं, जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो आप में से शायद बहुतों को ध्यान हो कि पहली ईंट किससे रखवाई गई थी? कामेश्वर चौपाल, बिहार के एक जिन जातियों को तथाकथित निम्न जाति कहा जाता है, हम तो किसी को निम्न नहीं मानते, उनसे रखवाया गया था। और किस बात का? मंदिर निर्माण के लिए जो शास्त्रीय विधान है, वो जो शास्त्र है उसे समरांगण सूत्रधार कहते हैं। और समरांगण सूत्रधार के अनुसार शिलान्यास में 4 वो रखी जाती हैं ईंटें, जिन्हें कहते हैं नंदा, भद्रा, जया, पूर्णा। और उससे साथ हमने पहली 5वीं ईंट पहली रखवाई थी। किससे? जिसे आज आप कहते हैं सो कॉल्ड लोअर कास्ट। तो दैट मीन्स कि वो पूरा किस ढंग से संयोग था। और यह भी एक संयोग मानिए कि भगवान राम के जमाने में क्या हुआ था? भगवान राम का सीधे राज्याभिषेक हो गया था क्या? नहीं, पहले वनवास हुआ था, फिर माता शबरी का सम्मान हुआ, फिर निषाद राज का राज्याभिषेक, फिर सुग्रीव का राज्याभिषेक, फिर राम का राज्याभिषेक। और आज संयोग देखिए कि जब राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है, उससे पहले हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद थे, और अब राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब से भारत की पहली महिला है। तो मतलब आप समझ लीजिए, जो राम के काल में हुआ वही राम मंदिर के काल में हो रहा। तो अब सबको समझ जाना चाहिए कि मंदिरों का महत्व और मंदिरों की गति और राष्ट्र के साथ उनका तदात्म्य का संबंध, the coherence and their synchronity with the country क्या है। तो अंत में मैं अधिक समय न लेते हुए सिर्फ आप लोगों से यह अपेक्षा करूंगा कि 3 चीजों का हम ध्यान रखें। प्रधानमंत्री जी ने लास्ट 15 अगस्त 2022 को यह कहा था कि हम अमृत काल में आ गए हैं स्वतंत्रता के। और स्वतंत्रता के इस अमृत काल में जब हम 75 वर्ष से 100th ईयर कंप्लीट करेंगे, हमें भारत को नंबर 1 की इकोनॉमी बनाना है और जगत गुरु के स्तर पे पहुंचाना है। और उसके आगे उन्होंने कहा था उसके लिए जरूरी है कि हम गुलामी की मानसिकता के हर एलिमेंट से अपने को मुक्त करें और अपनी विरासत पे गर्व करें। और उन्होंने ये भी कहा विदेश घूमने जाने से पहले देश में घूमिए। और क्यों? टूरिज्म का कॉन्सेप्ट वेस्ट में है, हमारे यहां टूरिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। टूरिज्म को हिंदी में पर्यटन कहते हैं, हमारे यहां तीर्थाटन का कॉन्सेप्ट है। यानी रिक्रिएशनल टूरिज्म नहीं, रिलीजियस टूरिज्म, डिवोशनल टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म। तो हम गुलामी की मानसिकता से आने वाली पीढ़ी को मुक्त करें, क्योंकि 25 साल बाद वही कमांडिंग पोजीशन में होंगे। और उसके लिए उनको बताएं कि हमारे मंदिरों, हमारी संस्कृति के अंदर की श्रेष्ठता क्या है, उसके अंदर का विज्ञान क्या है, और उसके अंदर की सामाजिक समरसता क्या है। और इसके साथ हम ये भी बताएं कि वो देश के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं। जो मैंने आपसे कहा कि चाहे योग हो, चाहे अच्छे आयुर्वेद के वैद्य, वो भी टेम्पल प्रेमिसेस में आ सकते हैं, वास्तुशास्त्री आ सकते हैं, ज्योतिषी आ सकते हैं। तो एक पूरा का पूरा टेम्पल इकोसिस्टम पूरे समाज को कनेक्ट करके ले जा सकता है, और फिर कनेक्ट करके हमें कहां पहुंचाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि 2047 में हमें क्या बनना है? सुपर पावर नहीं बनना है, जगत गुरु बनना है। क्यों? गुरु और शक्तिशाली व्यक्ति में क्या अंतर रहता है? पावरफुल व्यक्ति तो दबाता है,
आप किसी बहुत पावरफुल आदमी के बगल में खड़े हों तो आप थोड़ा सा ठिठका हुआ, थोड़ा सा हेजिटेंट, कभी कभी थोड़ा सा ऑफुल यानी डरा हुआ भी महसूस करते हैं। पर जब गुरु के बगल में खड़े होते हैं तो उन्नत, आनंदित, आह्लादित महसूस करते हैं। सो इंडिया इज ऑल सेट टू राइज, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड एंड इंस्पायर द वर्ल्ड। और वो इंस्पायर वर्ल्ड कैसे हो रहा है? जैसे आपने देखा योगा डे हुआ अभी न्यूयॉर्क में, 135 कंट्रीज वर रिप्रेजेंटिंग देयर। तो 135 देश और 170 देशों ने उसका समर्थन किया था। वो योगा डे पे योगा करते हैं। ये हमारे कल्चर की पावर है कि हम उसको इंस्पायर कर रहे हैं। और लास्ट में मैं कहूंगा एक और लाइटर नोट पे एक बात, कभी कभी मंदिर को लेके भय बहुत बनाया जाता है। जब राम मंदिर बन रहा था तो लोगों ने कहा अगर राम मंदिर जिस दिन बनने लगेगा उस दिन मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर भी बन रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। इसलिए यदि आप दृढ़ता के साथ चलें, विश्वास रखें तो परिवर्तन आपको दिखता है। और मैं अंत में कहना चाहूंगा कि वी आर दैट सिविलाइजेशन विच इन दिस प्रेजेंट कॉन्सेप्ट of clash of civilization are having capability to give a coherence in the so called clash of civilization। समाधान हम ही से निकलेगा। इसलिए अटल जी की वह कविता, बड़ी प्रसिद्ध कविता आप सबने सुनी होगी, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो टेम्पल कनेक्ट हैं ये वो आपको ऊर्जा देंगे कि उसका एक छंद है, वही हमारा ध्येय है नेक्स्ट 21st सेंचुरी में कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे स्वरनभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद। Thank you so much, sir. That was very, very amazing. मैं प्रसाद लाड जी को और गिरीश कुलकर्णी जी को बुलाना चाहूंगी स्टेज पे to felicitate त्रिवेदी जी. Sir, please join us right in the center of the stage. दोस्तों, a huge round of applause. Thank you so much, gentlemen.